up? It's me Nidhi and here I'm back with another book summary with a तड़कता भड़कता बुक जो कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड आई नो सबके लाइफ में मैटर करती है. इट्स अबाउट मनी. टिंग टिंग टिंग. या ये जो बुक है ये आपको मनी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगी. तो जो बुक है उसकी मेन हाईलाइट ये है कि डूइंग वेल विथ मनी हैज़ अ लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव एंड बिलीव. And behavior is hard to teach even for a really smart people also. और ये जो लाइन मैंने बताई ये जिस बुक से है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल. या एंड before just diving into the main video, if you are new to the channel then make sure to subscribe it. If you like it then give a big thumbs up and if you have to say anything then comment section is all yours. और ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसे एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने दो लोगों का एग्जांपल दिया जो एक दूसरे से काफ़ी ड्रास्टिकली अपोजिट हैं. पहला जो इंसान है उनका नाम है रोनाल्ड रीड. ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान है जो अपने फैमिली के पहले पर्सन है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और इन्होंने अपने लाइफ के 25 ईयर एक गैस स्टेशन पे काम किया एंड 17 ईयर इन्होंने JC पेनी में काम किया एज अ फ्लोर स्विफ्ट. उसके बाद जब इनकी डेथ हो रही थी जब वो 92 ईयर्स के थे 2014 में, तो ये लाइक काफ़ी नेशनल न्यूज़ बन गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे. और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये उन लोगों में से थी अमेरिका में उन लोगों में से थी जिनकी डेथ होने के बाद उनके बैंक अकाउंट में $1 मिलियन थे. लाइक उनके बैंक अकाउंट में $1 मिलियन थे. वो उन लोगों में से थे और ये काफ़ी हैरानी की बात थी इनके रिलेटिव्स के लिए या बाकी लोगों के लिए क्योंकि ये तो एक ऐसे इंसान है जो नॉर्मल है, काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है. ये इंसान झाड़ू पोछा लगाने वाले इंसान के पास अगर $8 मिलियन हैं उसके बैंक अकाउंट में तो ये काफ़ी बड़ी बात है. और इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो अप्रॉक्स 56 करोड़ या फिर 57 करोड़, इन बिटवीन 56 एंड 57. इससे ज़्यादा तो नहीं है पर इतने पैसे थे उनके अकाउंट में. तो इतनी बड़ी रकम काफ़ी बड़ी चीज़ होती है. और इन्होंने अपने $8 मिलियन में से $2 मिलियन अपने स्टेप किड के लिए रखा और $6 मिलियन उन्होंने नियर बाय हॉस्पिटल्स को डोनेट कर दिया. तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन गई थी उस टाइम पे. और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा इंसान है उनका नाम है रिचल फुस्कॉन जो कि एक काफ़ी वेल स्टैब्लिश फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं. वो अपनी MBA उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि बहुत टॉप रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है. उसके बाद उन्होंने टॉप MNCs में वर्क करा है एंड वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 40 की एज में अपने 40s में उन्होंने रिटायरमेंट लेने का सोचा, रिटायरमेंट ले लिया इनफैक्ट, और फिर वो चैरिटी के लिए काम करने लगे. ये काफ़ी बड़ी बात है 40s में रिटायरमेंट लेना. पर क्योंकि उन्होंने अपने सर पे काफ़ी लोन ले रखा था अपने घर को बनाने के लिए, काफ़ी एक लैविश घर बनाना चाहते थे उसके लिए, तो ये उनके लिए काफ़ी दिक्कत का कारण बना क्योंकि लोन्स की वजह से जब 2008 में मार्केट क्राइसिस हुई, जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, उसकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और उनमें से वो भी एक थे जिनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और लोन की वजह से वो बैंकरप्ट बन गए एट द एंड. और इनिशियली वो 40 इन द 40s के लिस्ट में आए थे. एक न्यूज़ के हिसाब से वो 40 इन द 40s टॉप सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में आए थे इनिशियली जब वो रिटायरमेंट के टाइम पे. बट आज के डेट में मतलब उस टाइम पे जब ये रिपोर्ट आई या फिर जब क्राइसिस हुआ उस टाइम पे वो एक ऐसे इंसान बन के चुके थे जो कि एकदम उनके पास कुछ नहीं था, वो पूरे रोड पे आ चुके थे. उन्होंने न्यूज़ इंटरव्यूज़ में भी बताया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है अब. मतलब तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ आता है, ये दोनों कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि लाइक जनरली देखा जाता है कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन लेनी पड़ती है. पर लाइक मनी के लिए डजेंट मैटर कि आप हार्वर्ड से पढ़ रहे हो, MNIT से पढ़ रहे हो या फिर लाइक आप सड़क छाप कोई ऐसे इंसान हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने लाइक मनी को कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कैसे यूज़ करते हो, उसके प्रति आपका बिहेवियर कैसा है. तो जो हमारे रेनॉल्ड रीड थे उन्होंने सारे अपने मनी को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था. ब्लू चिप स्टॉक्स वो चीज़ होती है जहाँ जो ऐसी कंपनीज़ होती है जिनका लाइक बहुत अच्छा कैपिटलाइजेशन हो रखा होता है, उनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, मतलब उनकी रेपुटेशन और सब कुछ बहुत अच्छा होता है और वो काफ़ी सालों से एक सर्टेन लाइक प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं. जैसे कि इंडिया में एयरटेल, SBI या फिर HDFC बैंक, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छा आप ब्लू चिप कह सकते हो इस पार्ट में आती है. तो ऐसे ही अमेरिका में उन्होंने ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया था और काफ़ी इनिशियल टाइम में इन्वेस्ट कर दिया था जिसकी वजह से जब उनकी डेथ होने लगी तो उनके पास काफ़ी पैसा आ गया. कंपाउंडिंग की वजह से धीरे धीरे वो स्टॉक बढ़ता गया और एट द एंड उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए. तो यही चीज़ें हमें सिखाती है किताब की. ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादा ये फ़र्क पड़ता है कि आप उस पैसे को डील कैसे करते हो, उसे हैंडल कैसे करते हो. सो
नाउ अब जो मैंने चीज़ें ये बताई हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने सारे चैप्टर्स, सारे पॉइंट्स के बारे में। इस बुक में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, अप्रॉक्स 18-19 चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को मैं समराइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ इन अप्रॉक्स 9 पॉइंट्स, 9 और 10 पॉइंट्स मैक्सिमम। फर्स्ट पॉइंट इज़ नो वंस क्रेजी। इसमें ऑथर बोलते हैं योर पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मनी मेक अप मे बी 0.000001% ऑफ वॉट हैपन्स इन द वर्ल्ड बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। इसका मतलब है कि लाइफ में आपके साथ जो भी चीज़ें हों उसका हो सकता है कि दुनिया में बहुत कम असर पड़े, पर वो आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। आपका जीवन ही मान लीजिए बदल दे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देते हुए ऑथर बताते हैं कि यूएस में जो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जिनकी इनकम काफ़ी कम है, वो अपने इनकम पूरी ही इनकम है ऑलमोस्ट अप्रॉक्स मान लीजिए कि $400 वेस्ट कर देते हैं लॉटरी में, जो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सक्सेस रेशियो रेट बहुत कम है। अगर पता नहीं जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक को ही मिलेगी, तो बाकी लोग तो सिर्फ ऐसे ही रह जाएंगे। तो वो फिर भी उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है, वो उनका माइंडसेट ऐसा ही वर्क करता है। उन्होंने अपने लाइफ में वही सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। हमारे लिए मे भी ये काफ़ी क्रेजी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है, बट उनके लिए ये चीज़ें समथिंग जिनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं और उन्हें लगता है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, और वो उन्हें एक बिलीव दिलाता है कि हम शायद अमीर बन जाएँ, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। अलग अलग लोगों के लिए चीज़ें और पैसा, मनी का वैल्यू, मनी का मतलब अलग अलग है, तो ये चीज़ें अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होती हैं। सो दैट्स इट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ अबाउट लक एंड रिस्क। इसमें बिल गेट्स एक बार बोलते हैं सक्सेस इज़ अ लॉसी टीचर, इट सेड्यूस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज, एंड NYU प्रोफेसर स्कॉट ग्लोवे सेज दैट नथिंग इज़ गुड एज और बैड एज इट सीम्स। इन दोनों स्टेटमेंट से आपको कुछ समझ आई चीज़ें? इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब है कि हमें बिल गेट्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ें हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर वो सक्सेस आ रही है तो आपको ये नहीं समझना है कि ये हमेशा के लिए है। ये नहीं समझना है कि हम इसे कभी खो नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं समझना है कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सबसे अच्छी हैं, या फिर वो बहुत बुरी हैं, या तो वो बहुत अच्छी हैं और वो हमेशा ही अच्छी रहेंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये बात समझ आती है कि हमें जो चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं उसे ऐसा नहीं समझना कि ये परमानेंटली रहने वाली है। ये समझना चाहिए कि ये टेम्पररी है। अगर कुछ अच्छा है तो बुरा भी आएगा, और बुरा है तो अच्छा भी आएगा। तो ऐसा नहीं सोचना। और इसमें ऑथर ये बोलते हैं कि हमें अगर ये सोचेंगे कि लक है हमारे साथ, हम लक की वजह से यहाँ पहुँचे हैं, तो हमारे अंदर वो फियर रहेगा। हमें वो चीज़ें समझ आएंगी कि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम ये समझ सकेंगे, हमें ये हिम्मत मिलेगी कि हाँ हमारे साथ अच्छा भी हो सकता है, मे बी हम उतने लकी हो जाए, हमारे साथ अच्छा हो जाए। और अगर हम अच्छे हैं तो हम ये सोचेंगे कि अगर हमारा लक अभी अच्छा है तो हो सकता है कि आगे चल के वो बुरा हो जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और ऑथर इसका एग्जांपल देते हुए बिल गेट्स के बारे में बताते हैं कि बिल गेट्स आज इतने रिच हैं, इतने वेल स्टैब्लिश हैं, तो मे भी ये हो सकता है कि ये उनके लक की वजह से हो। कुछ चीज़ें लक की वजह से भी होती हैं, क्योंकि बिल गेट्स वाज वन ऑफ द लकी मैन जिन्होंने अपने स्टार्टिंग ईयर्स में ही कंप्यूटर का यूज़ किया था। 1968 में जब वो अपने 8th ग्रेड में थे, 13 साल के थे, तब वो अपने स्कूल में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। और उनके जो प्रोफेसर्स थे जो उन्हें पढ़ाते थे, बिल डॉलगर करके एक टीचर थे जो कि नेवी पायलट थे वर्ल्ड वॉर 2 में, वो उन सबको मैथ और साइंस पढ़ाते थे। और वो सबको इनकरेज करते थे कि बेटा अगर आप लीजर टाइम में, फ्री टाइम में पढ़े हो तो आप जाकर कंप्यूटर चलाना सीखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखो। जिसकी वजह से जो बिल गेट्स थे वो काफ़ी सही हो चुके थे, काफ़ी एक्सपर्ट बन चुके थे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और मे भी हो सकता है कि इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जैसी चीज़ बनी और आज वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो हो सकता है कि इसका रीज़न ये है कि अगर उन्होंने अपने अर्ली स्टार्टिंग के ईयर्स में कंप्यूटर नहीं देखा होता तो शायद आज वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। और इनफैक्ट बिल गेट्स भी इस चीज़ को मानते हैं। और एक बार स्पीच देते वक्त अपने लेक साइड के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को, जो कि 2005 के बैच के थे, उनको स्पीच देते वक्त उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि लेक साइड के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ाई किया, मैंने इस कॉलेज में पढ़ाई करी, और मे बी इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है आज दुनिया में। तो मतलब ये डिपेंड करता है। ऑथर बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट लक तो मैटर करता है कि किसके लिए कितना स्ट्रांग है, कितना कम स्ट्रांग है, पर लक तो है, कहीं ना कहीं लक है। Now the third point is never enough. इसमें ऑथर बोलते हैं enough is realizing that an insatiable appetite for more will push you to the point of regret. और इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर एग्जांपल देते हैं ऋषि गुप्ता का, जो कि एक अनाथ बच्चा होता है इनिशियली, और कोलकाता का बच्चा होता है, और वो धीरे धीरे अपने लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि वो CEO बन जाते हैं, एम किनेन से करके
जो वर्ल्ड प्रेस्टीजियस कंसल्टेंट फर्म है वहाँ का, और फिर वो वहाँ पे काफ़ी साल अपना इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे। एंड देन ही सेट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी फॉर पब्लिक कंपनीज, मतलब काफ़ी सारी पब्लिक कंपनीज, लाइक 5-6 पब्लिक कंपनीज, और उनमें से एक थी गोल्डमैन सैक्स, जो कि लाइक अच्छी कंपनी थी, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में वो लाइक काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी। तो वॉरेन बफेट ने डिसाइड करा कि वो उसमें लाइक अपने $5 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो उस कंपनी को सर्वाइव करा सके। और ये बात गुप्ता को पहले पता चल जाती है, लाइक इनसाइड ट्रेडिंग के थ्रू, लाइक उन्हें ये चीज़ पहले पता चल जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब ये उन्हें पता चलता है तो उन्हें पता चल जाता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तब तो फिर ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और इसकी मार्केट वैल्यू स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाले हैं। तो वो जब वो इन्वेस्ट करने वाले थे, लाइक अभी पैसे डालने ही वाले थे स्टॉक्स जो भी चीज़ है उसमें, वॉरेन बफेट उससे पहले ही जो ऋषि गुप्ता है तो वो राजा रत्नाम के साथ कंबाइन होकर सारे स्टॉक्स लाइक 1,75,000 स्टॉक्स जो गोल्डमैन सैक्स के होते हैं वो खरीद लेते हैं। और उसके बाद जब वॉरेन बफेट उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। और जब इस बात की चर्चा होना स्टार्ट होती है और ये जब बात बाहर निकलती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने इनसाइड ट्रेडिंग करी थी और इस चीज़ की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता है। और SEC का क्लेम होता है कि उन्होंने इन सब चीज़ों से $17 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करा होता है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जिनके पास लाइक इतने पैसे हैं, लाइक फिर भी लाइक उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है कि मैं इस चीज़ में हार भी सकता हूँ, कुछ बुरा भी हो सकता है। ऐसी चीज़ों का रियलाइजेशन छोड़ के ऐसे लोग और ज़्यादा मनी के पीछे भागते हैं और एट द एंड जो होता है वो भी गवा देते हैं। तो इनफ इज़ समथिंग जो कि नेगेटिव वाइब भी देता है और ऑन द अदर हैंड एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी देता है, पर ज़्यादा इनफ होना भी बुरा है। Now the fourth point is compounding and getting wealthy versus staying wealthy. इसमें ऑथर बोलते हैं गुड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट नेसेसरीली अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। इसका मतलब कि इसे एग्जांपल देते हुए वॉरेन बफेट का वो नाम लेते हैं और वो उसमें बताते हैं कि वॉरेन बफेट आज के टाइम पे इतने बड़े लाइक इन्वेस्टर क्यों बन पाए स्टॉक ट्रेडिंग में, वो इतने ज़्यादा सही कैसे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक ये काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मतलब उन्हें लाइक 16% का एनुअल प्रॉफिट होता है जो कि एक अच्छी चीज़ है, पर उनसे ज़्यादा भी अर्न करने वाले लोग हैं। पर क्योंकि वो बहुत पहले से इस चीज़ में आ चुके हैं, लाइक अपने इनिशियल डेज में जब वो 10 ईयर के थे तब से वो इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छी हुई है और जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हुए थे। और उसमें बुक में बताया गया है कि लाइक उनके पास 65 ईयर के बाद लाइक उनकी अभी नेटवर्थ है $84.5 बिलियन है, जिसमें से $81.5 बिलियन है जो है वो उनको 65th बर्थडे के बाद उनके लाइक नेटवर्थ में ऐड हुई है। लाइक उससे पहले तक उनके पास देखा जाए तो सिर्फ $3 बिलियन ही थे रुपीज़, पर धीरे धीरे वो कंपाउंडिंग के थ्रू इतने बढ़ गए कि आज के टाइम पे उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है। तो कंपाउंडिंग बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें बेहतरीन तो हो पर हमेशा बेहतरीन रहें। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ टॉक्स यू विन। इसमें ऑथर बोलते हैं कि हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हार और जीत मिलती रहती है, पर हमें लाइक उससे समझना चाहिए कि हमें वो चीज़ कैसे मिली और किस तरीके से किस सिचुएशन में मिली। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए वो जॉर्ज सॉर्ट्स की एक कही हुई लाइन को रिपीट करते हैं, विच इज़ इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू आर लूज व्हेन यू आर रॉन्ग दैट्स मैटर अ लॉट। इसका मतलब है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत, पर आप अगर सही हो तो आप उसमें कितने पैसे बना पाते हो और अगर आप गलत हो तो आप उसमें कितने पैसे गवा पाते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और अगर आप ये समझ लिए तो आपको मनी की साइकोलॉजी भी समझ आने लगेगी। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ अबाउट फ्रीडम। इसमें ऑथर बोलते हैं कंट्रोलिंग योर टाइम इन द हाईएस्ट डिवाइडेड मनी पेज। इसका मतलब है कि लाइक टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कोई चीज़ नहीं है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पैसे से भी खरीद नहीं सकती, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि आप टाइम को वैल्यू करो, लाइक टाइम को इंपॉर्टेंस दो रैदर दैन पैसे की। अगर आप टाइम को वैल्यू दोगे तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, वो सेकेंडरी चीज़ है अपने आप। अगर आप टाइम को वैल्यू दोगे तो वो आएगी ही आएगी, तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द सेवन पॉइंट इज़ वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। इसमें ऑथर बोलते हैं स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप लोगों को शो ऑफ करके ये दिखाते हो कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं या फिर मेरे पास ये वाली कार है, मैं इस जगह पे रहता हूँ, तो इसे करना बंद करें। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को लॉन्ग रन में करोगे तो आप उतने पैसे अपने अकाउंट से कट ऑफ करते जाओगे। लाइक अगर आपने 25 लाख का या 50 लाख का कोई कार खरीद लिया बस लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास ये कार है, तो बॉस आपने 50 लाख रुपये अपने अकाउंट से कट ऑफ कर लिए। आपके अकाउंट से 50 लाख रुपये खत्म हो चुके हैं, वो नहीं है, तो आपके अकाउंट में 50 लाख रुपये अब कम है। तो ज़रूरी है कि हम शो ऑफ कम करें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर पैसे ज़्यादा खर्च करें और उसके अलावा पैसे सेव करें। नाउ द 8th पॉइंट इज सरप्राइज। इसमें ऑथर बोलते हैं हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चांस आयरॉनिकली यूज्ड एज अ मैप फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब है
कि जैसे कि हम लाइफ में कोई भी गलतियाँ करते हैं, किसी भी तरीके की गलतियाँ करते हैं, और लोग कहते हैं कि आप ठीक है इस बार आपने गलती कर दी, पर अगर आप आगे उस चीज़ को रिपीट करोगे तो इसे हम बेवकूफ़ी बोलेंगे, गलती नहीं, क्योंकि हमें अपने पहले की गलतियों से सीखना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। ऑथर यही बताना चाहते हैं कि अगर आपने स्टार्टिंग में गलती जो की है वो आपको चांस देती है कि हाँ आपने गलती की और आप इसे इंप्रूव कर दो, पर अगर आप उस चीज़ से फ्यूचर में जाके उस चीज़ से सीखते नहीं हो तो फिर तो आपकी लाइक कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आप उस सब चीज़ों से सीखोगे तो आपको ही प्रॉफिट मिलेगा एट द एंड, तो ये भी जानना ज़रूरी है। एंड नाउ द 9th पॉइंट इज रूम फॉर एरर। इसमें ऑथर बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, बट फॉर लॉन्ग रन प्लानिंग इज हार्डर देन इट सीम बिकॉज पीपल गोल एंड डिजायर चेंज विथ टाइम। इसका मतलब कि हमें प्लान के ऊपर काम करना ज़रूरी है, एक परफेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमन और हमसे गलतियाँ होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक परफेक्ट प्लान बनाने के पीछे ही लाइक पड़ जाएं कि हमें एक परफेक्ट प्लान तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई आज प्लान बना दूं मैं और वो मुझे बहुत साल बाद भी वो प्लान मुझे परफेक्ट लगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो मेरे डिज़ायर्स हैं या फिर हमारे जो गोल्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, वैसे हमारी प्लानिंग भी उस अकॉर्डिंग चेंज होती रहे तो ज़्यादा सही है। इसलिए परफेक्ट प्लान के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो हमारा प्लान है और जो हमारा एम और एंड रिजल्ट है उसको लाइक ध्यान में रख के एक नॉर्मल प्लान बना के उसे इंप्रूव करते रहना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड नाउ एट लास्ट 10th पॉइंट ये है कि सेव मनी। इसमें ऑथर बोलते हैं कि पैसे बचाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कलाएं आनी चाहिए, कहाँ पैसे खर्च करने हैं कहाँ नहीं करने हैं, क्या आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ आपको पैसे खर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ आपको सेव करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको स्टार्टिंग के पॉइंट्स को लाइक पहले सुनना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, तब आप इस स्टेज पे पहुँच पाओगे कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बचेगा जिसे आप सेव कर सकोगे। और इसे एक्सप्लेन करते हुए ऑथर बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, फर्स्ट वन आर दोज हु सेव मनी, सेकंड वन आर दोज हु डोंट थिंक दे कैन सेव, एंड थर्ड वन आर दोज हु डजंट थिंक दैट दे नीड टू सेव मनी। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मनी क्यों सेव करना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं सेव ही नहीं कर सकता, और बहुत सारे लोग सेव कर लेते हैं। That's why they are in the list of like most influential and most successful and most established, enhancing and whatever like the best अच्छे वर्ड्स चुन लो, वो उस लिस्ट में आते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, मनी को वैल्यू करते हैं, उसे समझते हैं और उसे सेव करना जानते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी जानने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को जानना, पढ़ना, सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, और अगर वीडियो समझना आए तो आई हाईली रिकमेंड कि आप बुक पढ़ो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बुक समरी में कवर अप कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज मैंने कोशिश पूरी करी है, बट फॉर मी इट्स लिटिल टफ कि मैं सारी चीज़ें यहाँ डाल सकूँ। तो आप बुक में पढ़ सकते हो। बुक में काफ़ी सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं मनी से रिलेटेड, कि आपको मनी कैसे हैंडल करना है। तो अगर आपको वीडियो ना समझ आए तो आप बुक भी पढ़ सकते हो। एंड दैट्स हाउ समरी तो कंप्लीट हो गई है। एंड एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं हर वीक एक बुक समरी लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मेरी कोशिश में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी बुक समरी आप सबके लिए लाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी फीडबैक देना है, किसी भी बुक का रिकमेंडेशन, कुछ भी डालना है, कुछ भी देना है, कुछ भी बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो। मे बी अगर रिलेटेड टू वीडियो होगा तो मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी, और रिलेटेड टू बुक होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम, मिस मी एंड बाय बाय।